मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे थे अपना 9वां अध्याय जो कि था मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरण, उसका अर्थ और उसका महत्व। तो सबसे पहले अपन को जानना चाहिए कि अभिप्रेरण क्या होता है, जो कि अभिप्रेरणा से बना हुआ है, यानी कि एक ऐसा तत्व जिसके माध्यम से किसी भी संस्था के जो कर्मचारी हैं वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, उस चीज को हम कहते हैं अभिप्रेरण होता है। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साधन, लेकिन इनमें सक्रिय साधन कौन से होते हैं? हमारे मनुष्य होता है, साहसी होते हैं, ये सारी चीजें संगठन आते हैं। अब अपन प्रेरित किसको कर सकते हैं? मनुष्य को ही कर सकते हैं। अब टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, इन सारी चीजों को अपने पास भूमि और पूंजी है, उन चीजों से अपन काम नहीं ले सकते जब तक अपन मनुष्य को मोटिवेट ना करें। अब क्या होता है, मनुष्य की भी अलग अलग तरीके की नीड यानी कि जरूरत होती है। कुछ की फैमिली प्रॉब्लम होती है, किसी को सैलरी ज़्यादा चाहिए पड़ती है, किसी को अपना स्टेटस ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो किसी भी तरीके से कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उसी चीज़ को हम कहते हैं कि वो क्या है? अभिप्रेरण है। शॉर्ट में कहें कि किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अब कार्य करने के लिए प्रेरित आप किस प्रकार से करते हैं? उनको किस प्रकार का लालच देते हैं या फिर उनकी पदोन्नति कर देते हैं, सराहना करते हैं, वो संस्था के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो अभिप्रेरण का मतलब होता है किसी भी संस्था के कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही अभिप्रेरण कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति में अभिप्रेरणा होती है जो वो उसके मन से ही आती है। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी कहते रहे और सामने वाला उसको तुरंत समझ के और करने लगेगा। जब तक वो उस कार्य को करने के लिए मन से तैयार नहीं होगा, जब तक वो अभिप्रेरित नहीं कहलाएगा। तो जो एक अभिप्रेरणा होती है वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी कि जो कर्मचारी होता है जब वह खुद अपने अंदर से कार्य करने के लिए तत्पर होगा, प्रेरित होगा, तभी वह कार्य करने के लिए तैयार होगा। तो यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा होता है संपूर्ण व्यक्ति प्रेरित होता है उसका एक भाग में। अब संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वह संपूर्ण रूप से प्रेरित होता है। ऐसा नहीं है कि उसका एक हाथ प्रेरित नहीं हुआ कि दूसरा नहीं हुआ कि दिमाग प्रेरित नहीं हुआ। वो ओवरऑल काम करने के लिए एक्टिव होता है। जब उसका दिमाग कहेगा, उसका मन कहेगा कि मुझे कार्य करना है, कैसे ना कैसे मेरे बॉस ने कहा है, तो वो जरूर काम करेगा। तो कुल मिलाकर उसका जो संपूर्ण व्यक्ति ही प्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग नहीं। तीसरा होता है लक्ष्य द्वारा अभिप्रेरणा मिलती है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि कोई भी संस्था होती है उसके कोई ना कोई लक्ष्य होते हैं कि इस साल हमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है या फिर 12 लाख का करना है या फिर हमें कम लागत पर अधिक वस्तुएं प्राप्त करना है। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होगी? जब संस्था का कर्मचारी अच्छे तरीके से कार्य करेगा। वह कार्य कब करेगा? जब वो काम अभिप्रेरित होकर काम करेगा। तो यानी कि जब हम संस्था के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए, उनको उकसाते हैं कि आपको यार संस्था का काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लक्ष्य तो काम करना है, साथ ही साथ हमें प्रॉफिट भी कमाना है ताकि हम भी आपको प्रॉफिट दे सकें। तो इसका मतलब होता है कि जब किसी भी संस्था का लक्ष्य होगा तो कर्मचारी अभिप्रेरित होकर स्वयं कार्य करेंगे। चौथा होता है एक सतत प्रक्रिया। जो कर्मचारियों को प्रेरित करने का काम होता है वह संपूर्ण संस्था में निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आज हमने प्रेरित किया कर्मचारियों को, अगले महीने से कर्मचारी फिर से ही काम नहीं कर रहे हैं तो हम भी शांत बैठे हुए हैं। संस्था की प्रबंधक का दायित्व रहता है कि जो अभिप्रेरणा है, यानी कि हम कर्मचारियों को सतत यानी कि निरंतर रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहे ताकि संस्था में जो उत्पादन है वो निरंतर बना रहे और हमारी संस्था का उद्देश्य पूरा हो सके। पांचवा होता है वित्तीय और गैर वित्तीय। इसका मतलब ये होता है कि अभिप्रेरणा वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की हो सकती है। वित्तीय का मतलब होता है कि धन से संबंधित हो सकती है और गैर वित्तीय का मतलब होता है जिसका संबंध धन से नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए पैसों की जरूरत होती है और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी खुद की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो वित्तीय का मतलब होता है उनकी सैलरी बढ़ा देना, उनको बोनस दे देना, घर मकान किराए पर दे देना रहने के लिए, जिसके कारण भी क्या होता है व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। दूसरी तरफ देखें तो कर्मचारियों की प्रशंसा कर देना, उनका प्रमोशन कर देना, बीच में सबके तारीफ कर देना उनकी, तो उससे क्या हो जाता है व्यक्ति वैसे ही प्रेरित हो जाता है कि बॉस तो मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे सुविधाएं दे रहा है, तो मैं आगे से अच्छा काम करूंगा। तो जो अभिप्रेरणा होती है वह वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की हो सकती है। इस तरीके से ये हुई अपनी विशेषताएं। अब अपन देखते हैं कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता किसी भी संस्था में क्यों होती है। तो सबसे पहला होता है लक्ष्य की प्राप्ति। अब मान लीजिए आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य होगा कि आपको बहुत अच्छे से
पढ़ना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना होता है। अब आप कॉमर्स लेके रखा है तो कोई बैंकिंग में जाएगा, कोई सीए सीएस कुछ बनेगा। तो आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ये सारी चीजें आपको बाद में काम आने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ का एक कोई मोटिव है, कोई लक्ष्य है। वैसे ही संस्था में भी काफी एक लक्ष्य होता है जिसके माध्यम से ही हम संस्था को आगे चला सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भी अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। जब कर्मचारी प्रेरित होगा तब वह आगे जाके ही काम करने के लिए तैयार होगा। इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट देखें तो उत्पादकता में वृद्धि। अब इसका मतलब क्या होता है, जब कर्मचारी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो उससे क्या होता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, हमें उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है तो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी उत्पादकता अपने आप ही बढ़ जाएगी। प्रति घंटा आने वाली जो लागत है वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ में उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। तीसरा होता है मनोबल में वृद्धि करना। अब क्या होता है, संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारी हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, लेकिन आवश्यकता क्या होती है, उनके मनोबल को बढ़ाने की। यानी कि काम कर रहे हैं कर्मचारी, लेकिन उनको एक हिसाब से इंस्पायर करना कि अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, बहुत तरीके से आपका लाभ होगा। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए भी अभिप्रेरण की आवश्यकता पड़ती है। अब चौथा देखें तो कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए कर्मचारी योग्य हैं, कुशल हैं, सभी तरीके से वो एबल हैं काम करने के लिए, लेकिन जरूरत होती है उनको एक हिसाब से हम प्रेरित कर दें कि आप काम करिए। काम करने से क्या हो जाएगा, आपकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे पहले आप 10 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे, आप एक्स्ट्रा मोटिवेट होकर काम करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, वस्तुओं आपकी कार्य क्षमता दुगनी तेजी से बढ़ती रहेगी। तो कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। तीसरा देखें तो कार्य करने की इच्छा जागृत करना। अब अपन ने कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता बढ़ा दी, लेकिन हो सकता है उनमें कार्य करने की इच्छा ही ना हो। जैसे कि आप यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। फिर क्या होता है, टीचर आता है, आपको प्रेरित करता है पढ़ने के लिए और आप पढ़ने लगते हो। वैसे ही कर्मचारी के अंतर्गत कार्य करने की क्षमता तो है, लेकिन कार्य करने की इच्छा नहीं है। अब वो उस इच्छा को जागृत करने के लिए भी हमारी अभिप्रेरणा की आवश्यकता हमें पड़ती है। इस प्रकार ये हुई हमारी अभिप्रेरणा की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या होता है, जबकि किसी भी संस्था में अभिप्रेरणा क्यों आवश्यक होती है। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि पहले के जमाने में जो काम किया जाता था, जैसे किसी को एज अ सर्वेंट यानी कि नौकर की तरह ट्रीट करना, राजा महाराजाओं जैसे उन पर हुक्म चलाना, तो आज के समय में ये सारी चीजें काम में नहीं आती है। उनको अपन को काम करने के लिए स्वयं प्रेरित करना पड़ता है, तब जाके कोई भी कर्मचारी काम करता है। तो सबसे पहले इसका महत्व देखते हैं, तो सबसे पहला होता है साधनों का समुचित उपयोग। इसका मतलब है कि किसी भी संस्था में अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, संसाधन होते हैं मानवीय और भौतिक। अब मानवीय संसाधन में हमारे कर्मचारी प्रबंधक ये सारी चीजें आती है, भौतिक संसाधनों में प्लांट हुआ, भवन हुआ, मशीनरी, ये सारी चीजें आती है। अब मान लीजिए अभी किसी संस्था के पास सारे संसाधन है बट कर्मचारी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो संसाधन क्या हो जाएंगे, हमारे वेस्ट हो जाएंगे। अब क्या किया जाता है, कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि जो हमारे संसाधन है उनका ठीक तरीके से हम अपने व्यवसाय में उपयोग कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो वह साधनों का समुचित उपयोग करने के लिए अभिप्रेरणा का महत्व माना जाता है। दूसरा होता है काम करने की इच्छा जागृत करना। जैसे कि अभी अपन ने बताया कि व्यक्ति कार्य कुशल है, उसमें योग्यता है, निर्णय ले सकता है, सब चीजें कर सकता है, लेकिन कार्य करने की उसमें इच्छा नहीं है। जैसे कि आपकी इच्छा नहीं होती है पढ़ने की, फिर आपके मम्मी पापा पेरेंट्स सारे लोग आपको फोर्स करते हैं, समझाते हैं, तो पढ़ने की इच्छा होने लगती है ना। वैसे ही क्या होता है, कर्मचारी पूर्ण तरीके से योग्य है, कुशल है, बस कार्य करने की उसमें इच्छा नहीं होती है, तो उसी इच्छा को जागृत करने के लिए अभिप्रेरणा का सहारा लिया जाता है। अब वो आप धनात्मक अभिप्रेरणा लें, ऋणात्मक लें, या फिर जिस तरीके की लें, जिनका अध्ययन अपन अभी आगे करेंगे, तो काम करने की इच्छा अभिप्रेरणा के माध्यम से जागृत की जाती है कर्मचारियों में। तीसरा देखें तो श्रम आवर्तन में कमी करना। इसका मतलब ये होता है, जब अपन कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए यहीं पर अच्छा पेमेंट दे रहे हैं, यानी कि अच्छी सैलरी देते हैं कि आप हमें अच्छा काम करके दीजिए, हम आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देंगे, तो श्रम आवर्तन का मतलब है वो आपकी संस्था को छोड़ के ही नहीं जाएगा। तो एक अभिप्रेरित जो कर्मचारी होता है वो संस्था को अपना समझता है, वो सोचेगा कि मैं आज अच्छा काम करूंगा तो भविष्य में जाके मेरी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ क्या होता है, जो नए कर्मचारी होते हैं उन्हें भी संस्था के बारे में पता लगता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी सैलरी अपने आप ही बढ़ जाएगी, इसीलिए नए कर्मचारियों के लिए भी इसमें प्रवेश के अवसर मिल जाते हैं। अब चौथा होता है
क्षमता में वृद्धि। पहले कोई कर्मचारी है सामान्य रूप से काम कर रहा था तो उत्पादन किसी और हिसाब का हो रहा था, फिर धीरे धीरे जब वो मोटिवेट हुआ, संस्था के जो मालिक हैं उन्होंने उनको काम करने के लिए प्रेरित किया कि आपकी प्रमोशन भी हो सकता है, आपको घर मकान सारी चीजें भी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उससे क्या होता है, दुगनी तेजी से काम होता है तो उत्पादन अपने आप बढ़ता है। अब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम होता है तो प्रति घंटे आने वाली लागत होता है, समय होती है, गति होती है, वह भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो संस्था की उत्पादकता है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट देखें तो लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी भी संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है। अब विद्यालय चला रहे हैं तो उसका भी उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना, साथ ही साथ शिक्षित होंगे तो उनका फ्यूचर बनेगा। डॉक्टर होते हैं, उनका अपना मोटिव होता है। कोई सामाजिक संस्थाएं रहती है, उनका उद्देश्य रहता है हम ग्राहकों की सेवा कर सकें। अब जो व्यवसाय किया जाता है उनका उद्देश्य रहता है कि हमें लाभ प्राप्त करना है। अब लक्ष्य प्राप्त करने में कैसे सहयोग देगा हमारे कर्मचारी, जब कर्मचारी अभिप्रेरित होंगे, काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इच्छुक होंगे, काम करने की इच्छा होगी, अपने आप काम करेंगे और संस्था के लक्ष्य अपने आप उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह अपन ने देखा अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की आवश्यकता किसी संस्था में क्यों होती है और अभिप्रेरणा का महत्व।